हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रही। तो चलिए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। कि आपको पता है मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। इकोनॉमिक्स के हम काफ़ी टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर एग्ज़ाम लगा लो, जीके का कोई भी एग्ज़ाम लगा लो जिसमें जीके आती हैं, तो इस वाले पोर्शन से आपका एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मुद्रा। मुद्रा यानी करेंसी। ठीक है, मुद्रा यानी करेंसी यानी पैसा। सीधा सीधा क्वेश्चन जो इससे आता है, आपके यहाँ देखो आप कौन कौन से नोट चले हुए हैं इंडिया में। 1 रुपये से कम की मुद्रा, अठन्नी चवन्नी तो अब चलती नहीं है भाई। 1 रुपये से स्टार्ट है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10, फिर आपका 20, 50, 100, 200, 2000, 500। ठीक है, तो ये चली हुई है आपकी मुद्रा अब यहाँ पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 1 रुपया, एक जो रुपए की जो मुद्रा है, 1 रुपये की जो मुद्रा है, इसे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया, 1 रुपये से कम तो हमारे यहाँ पहले थी, अब नहीं है। तो 1 रुपये की मुद्रा यहाँ कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। अगर पूछे सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, 1 रुपये का नोट लगा लो या फिर सिक्का जो भी है, 1 रुपये का जो नोट पर या सिक्के पर जो भी साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो किसके होते हैं भाई? वो होते हैं आपके वित्त सचिव के, सेक्रेटरी के होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। याद रखना, 1 रुपये की मुद्रा कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। उसके अलावा आपके जो उस पर साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो इन्हें याद रखना, एग्जाम में आता है। ठीक है, जो मुद्रा है इसमें आपकी 2 प्रकार की मुद्रा है भारत में। एक तो आते हैं कॉइन्स यानी सिक्के, एक आते हैं नोट। ठीक है, जैसे आपका 1 रुपया 2 का भी है, 5 का भी है और 10 का भी है। तो ये सिक्के हैं, बाकी सारे नोट है हमारे यहाँ। जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, यानी जो 1 रुपये का जो सिक्का है या नोट है, उस पर साइन और हस्ताक्षर, ये तो मैंने आपको समझा दिया ना कि भाई उस पर इसे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो उस पर भाई हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, 1 रुपये का जो होता है सिक्का हो चाहे नोट हो, उस पर आपके जो साइन होंगे वो वित्त सचिव के होंगे। जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर कौन जारी करता है या फिर उसके उस पर किसके साइन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉइन्स, कॉइन्स पढ़ रहे हैं ना, जो हमारे सिक्के हैं ये कहाँ कहाँ बनते हैं? इन्हें भारत सरकार जारी करती है। ठीक है, इन सिक्कों को कौन जारी करती है? भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं ये सिक्के। ये भारत के किस किस भाग में बनते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। आपको कंट्री उसके नाम दे देगा राज्यों के, उसमें से आपको इनमें से किस में नहीं बनते या किस में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपके जो सिक्के हैं ये 4 जगह बनते हैं भाई, 4 जगह बनते हैं ये सिक्के। और वो जगह कौन कौन सी हैं? सबसे नंबर 1 आपका मुंबई, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 हैदराबाद और नंबर 4 नोएडा, यूपी। ठीक है, ये नोएडा यूपी। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, इन सारी जगह पर ही, चारों जगह पर सिक्के बनते हैं। क्या बनते हैं? सिक्के। अब बात करते हैं नोट की। जो भारत में नोट है, कौन कौन से नोट हैं? 5 का भी नोट है, 2 रुपये के भी नोट होता है, 1 का भी नोट है, 10 का भी है, ठीक है, 20 का भी है, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, फिर लास्ट हमारे यहाँ नोट है 2000 का। तो जो हमारे नोट है, यानी आपसे पूछे 1 रुपये का, तो मैंने फंडा समझा दिया आपको। यहाँ या तो वित्त मंत्रालय मिलेगा या फिर यहाँ भारत सरकार मिलेगा। बोथ आर राइट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, बट अगर आपसे पूछे कि 2 रुपये से ज़्यादा की मुद्रा, देखो हमारा 2 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया
500 का हो गया और आपका 2000 लास्ट नोट है भारत का। ये जो नोट है, इन नोटों को कौन जारी करता है और इन पर साइन किसके होते हैं? तो आपके पास नोट होंगे ना, देख लिया करो। इन नोटों को कौन जारी करता है भाई? 2 रुपये से लेकर आपके जो 2 रुपये से लेकर जो 2000 का नोट है, 2 से लेकर 2000 रुपये तक का जो नोट है, इसे आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। इस पर साइन किसके होते हैं? गवर्नर के। किसके साइन होते हैं भाई, याद रखना। इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर के। जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसके इस पर साइन होते हैं, ठीक है। भारत के गवर्नर के नहीं, आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके इन नोटों पर साइन होते हैं। तो इस वाले पोर्शन से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस वाले पोर्शन से एग्जाम में आता ही आता है, कॉइन्स और नोट से। तो अच्छी तरह समझ गए होंगे ना कि आपके कहाँ कहाँ हैं। अब हम बात करते हैं जो 2 से लेकर 2000 तक के जो नोट है, ये भारत में कहाँ छापे जाते हैं? तो भाई भारत में इनकी प्रिंटिंग प्रेस, भारत में इनकी प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कहाँ कहाँ पर है, वो पढ़ेंगे हम। भारत में नोट छापने की 6 प्रिंटिंग प्रेस है। इसमें आपकी फर्स्ट आती है जो कि आपकी महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र का नासिक जिला, महाराष्ट्र राज्य का नासिक ज़िले में है एक नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। दूसरी है आपकी मध्य प्रदेश के देवास में, देवास कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र का नासिक, एमपी का देवास, ये जगह हैं, ये राज्य हैं। तीसरी आती है आपकी कर्नाटक में, जगह का क्या नाम है? मैसूर, कर्नाटक में है मैसूर। चौथी आती है सेलबोनी, ये आपकी कहाँ है? वेस्ट बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आती है जो प्रिंटिंग प्रेस है वो है सिक्योरिटी पेपर मिल, ये आपकी है हैदराबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल। कहाँ पर है? हैदराबाद में, सिक्योरिटी पेपर मिल हैदराबाद में, ठीक है, याद रखना हैदराबाद में। ये सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी 2 हैं, एक सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी हैदराबाद में है, दूसरी 6 में यहाँ लिख रही हूँ, एक और है भाई आपकी, उसका भी नाम सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल ये है आपकी होशंगाबाद में, होशंगाबाद कहाँ पर है आपका? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये है भारत में 6 प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर नोट छापे जाते हैं, नोटों को बनाया जाता है, छापा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में है, मध्य प्रदेश के देवास में है, कर्नाटक के मैसूर में है, पश्चिम बंगाल के सेलबोनी में है। सिक्योरिटी पेपर मिल ये आपके हैदराबाद में है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, ये आपकी मध्य प्रदेश में है। तो ये है आपकी नोट छापने की मशीन, जो आपकी नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस, और ये 4 जगह कौन सी हैं जहाँ पर आपके सिक्के बनाए जाते हैं। तो सिक्योरिटी पेपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो ये सिक्योरिटी पेपर है, ये सिक्योरिटी पेपर मिल लिखा हुआ है, ये सिक्योरिटी पेपर भारत लाता कहाँ से है? तो भाई ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, पेपर है, ये नीदरलैंड से लाया जाता है। कहाँ से? नीदरलैंड से, याद रखना नीदरलैंड। नेक्स्ट हमारा आता है, तो ये आपको ये कंप्लीट हो गया है ना कि नोट का क्या सिस्टम होता है और सिक्कों का क्या सिस्टम होता है, कौन जारी करता है, किसके साइन होते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिलता है, चाहे एस्टेट के एग्जाम में या कोई भी टेट लगा लो, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो आरबीआई है, जो बैंकों का बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है भाई, ये एक प्रणाली अपनाता है, एक स्कीम अपनाता है जिसका नाम है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसके बारे में समझ लो, ये क्या है, एग्जाम में आती है ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मीन्स क्या?
कि न्यूनतम कुछ पार्ट यानी पैसे का या गोल्ड का कुछ पार्ट अपने पास क्या कर लिया, आरक्षित कर लिया। ये जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है आरबीआई की, ये लगभग 200 करोड़ रुपए अपने पास हमेशा सेफ रखता है, ठीक है, किसी को देता नहीं है। मतलब ये मिनिमम ऐसी राशि है जिसे आरबीआई कभी भी किसी भी देश को चाहे कितनी भी जरूरत पड़ जाए वो देता नहीं है। यानी ये अपनी सिक्योरिटी के तौर पर या अपने लेवल लगा लो उसके तौर पर इतने 200 करोड़ को अपने पास रखता ही रखता है। इसमें आपका कुछ तो सोना होता है यानी गोल्ड होता है, पूरे ये नोट नहीं होते भाई 200 करोड़, कुछ गोल्ड होता है, कुछ फॉरेन करेंसी होती है। बात करें तो इसमें आपका 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड ही होता है जो हमेशा आरबीआई अपने पास रखता है। कुछ भी लगा लो, आरक्षित रूप से लगा लो या सेव रखता है, इमरजेंसी के लिए लगा लो, पर ये कभी निकालता नहीं है इसको। 200 करोड़ अपने पास हमेशा आरक्षित रखता है, इसे कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। 115 करोड़ रुपए का तो होता है इसमें गोल्ड, और बाकी 85 करोड़ रुपए में या तो थोड़ी बहुत होती है विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी, और कुछ हमारे देश की भी मुद्रा। तो ठीक है, तो आरबीआई 200 करोड़ रुपए हमेशा अपने पास सुरक्षित रखता है, या इतने रुपए इसके पास हमेशा होते हैं, और इसी को ही कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अब हमारा नेक्स्ट आता है जो रुपए प्रदेश, आपका जो ये चिन्ह है रुपए वाला, इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा हमारा जो रुपए का चिन्ह है कुछ ऐसा है, ठीक है। जो ये रुपए का चिन्ह है जो हमारा क्या प्रदर्शित करता है, रुपया प्रदर्शित करता है कि भाई ये रुपया है, तो रुपये का सिंबल लगा लो, इसको रुपया प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह ये किस लिपि में है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ये देवनागरी लिपि में है। ये टेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देवनागरी लिपि में। याद रखना किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। ये चिन्ह किसने दिया था भाई, उदय कुमार ने, उदय कुमार ने ये चिन्ह दिया था, याद रखना। देवनागरी लिपि में है ये चिन्ह और उदय कुमार ने ये चिन्ह दिया था। अब जो नोट है, जो आपके पास नोट है, इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, नोटों पर कितनी भाषाओं का संग्रह है। अब देखो क्वेश्चन समझना, अगर पूछे नोटों पर कितनी भाषाओं का संग्रह है या कितनी भाषाएं आप एक साथ लिखी हुई है, तो 15 भाषाएं, ठीक है। नोटों पर 15 भाषाओं का संग्रह है, बट हिंदी और इंग्लिश को और जोड़ लें, क्योंकि नोट पर आपकी हिंदी और इंग्लिश भी तो होती है, ये दोनों भाषाओं को और जोड़ दे तो कुल भाषाओं की बात करें कि एक नोट पर कुल कितनी भाषाएं हैं, भारतीय नोट पर तो 17 भाषाएं हैं। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे कि एक नोट पर या नोट पर कितनी भाषाओं का संग्रह है, तो 15 भाषाओं का संग्रह है। बट अगर पूछे हिंदी और अंग्रेजी या पूछे कुल इन भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं छपी हुई है, तो आपकी भाई अंग्रेजी और हिंदी भी होती है वहाँ पर, तब आपका आंसर आएगा 17 भाषाएं। समझ गए हो ना इसको अच्छी तरह से। जो आपका ये रुपया है, जो रुपया है ये किस भाषा का शब्द है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है रुपया। किसका शब्द, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, वर्ड है। ये तो आपने समझ लिया रुपया। अब रुपया चाहिए क्यों, क्या यूज़ है हमारे यहाँ रुपये का, क्या करते हो अगर आपके पास पैसे हो, चीज़ें खरीदते हो। तो अब यहाँ तो थोड़ी ना लिख सकते हम चीज़ें खरीदते हैं। तो मुद्रा के क्या काम है, मुद्रा के कार्य, जो पैसा है, जो नोट है, जो कॉइन्स है, उनके क्या काम है। ये क्या है भाई, हमारे लिए एक्सचेंज का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। यानी एक वस्तु दी दूसरी वस्तु ली, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसको एक्सचेंज कहते हैं। जब आप एक हाथ से ले एक हाथ से दो, यानी आपने एक वस्तु दी है बदले में दूसरी ले ली। सिंपल सी बात है, दुकान में जाते हो, आपको कोई चीज़ लेनी, आप बोलते हो, दुकानदार आपको वो वस्तु देता है, बदले में आप उसे क्या देते हो, पैसे। यानी पैसा, मुद्रा, वो भी क्या, वो भी एक वस्तु ही तो है। यानी आपने उसको एक वस्तु दी तभी तो उसने बदले में दूसरी वस्तु दी। तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, याद रखना। लेन देन का माध्यम है, जब पैसा देंगे तभी तो कोई वस्तु मिलेगी। नेक्स्ट, सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, चाहे हमारा घर लगा लो, प्लॉट लगा लो, सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल वाला माध्यम है। मुद्रा को क्या कहते हैं, तरल भी कहते हैं, सबसे तरल वाला माध्यम है, ठीक है। संपत्ति है भाई, आप संपत्ति को बेचने निकलोगे तो ऐसे थोड़ी ना आप घर से बाहर निकले और बेच दी। बट पैसा ऐसी चीज़ है, आपने
तुरंत देते हो और तुरंत चीज़ लेते हो, बट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो ठीक है, सभी प्रकार की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें ये सबसे तरल होती है मुद्रा, सबसे तरल होती है। नेक्स्ट, सभी के द्वारा स्वीकार्य है ये। ठीक है, जो मुद्रा है सब स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो पैसे लेने से मना कर दे। भूमि हो, भूमि खरीदनी है तो पैसा चलेगा, मकान तो भी पैसा चलेगा, सोना खरीदना हो, कोई भी सामान खरीदना हो, यानी सभी के द्वारा ये स्वीकार्य है मुद्रा। नेक्स्ट, तो ये थे आपके मुद्रा के कार्य। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में, जो मुद्रा है आपकी कितने प्रकार की होती है, यानी बात करें हम टाइप ऑफ करेंसी, मुद्रा कितने प्रकार की होती है। एक होती है भाई आपकी वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। एक होती है साख मुद्रा। ठीक है, वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा। वैधानिक मुद्रा यानी क्या होगा, इस मुद्रा का जो निर्माण है, यानी इसको कौन बनाता है, सरकार बनाती है या आरबीआई बनाती है। जो आपके नोट है, कॉइन है, ठीक है, तो इसे कौन बनाती है, सरकार बनाएगी या आरबीआई द्वारा ये निर्मित की जाती है, बनाई जाती है वैधानिक मुद्रा। ठीक है, और हमारे विधान के अंतर्गत इसे बनाया जाता है, कानून के अंतर्गत बनाया जाता है। पर्सनल नहीं होती कि आपकी मर्जी आप कितना ही छाप के रख दो पैसा, ऐसी कोई बात नहीं होती, पूरा विधान के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। साख मुद्रा कौन सी होती है भाई, यह वो है जो हम चेक के रूप में देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है साख मुद्रा से। साख मुद्रा कौन सी होती है, आपने किसी को चेक काट के दे दिया तो उस वक्त आपको चला गया ना वो पैसा, तो आपकी तरफ से वो आगे लगाएगा, यानी कट जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। तो जो चेक के रूप में आप देते हो किसी को मुद्रा, तो वो होती है साख मुद्रा। ठीक है, तो इन्हें समझ लिया ना, चेक के रूप में जो मुद्रा दी जाती है वो होती है साख मुद्रा। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, तो ये समझ गई वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा क्या क्या होती है। अब मुद्रा के प्रकार में इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है वो है मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं करेंसी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति क्या होती है भाई, मुद्रा स्फीति होती है कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, इसकी आपूर्ति कम हो रही है, मीन्स बाजार में वो वस्तु हमें कम मिल रही है, उसकी आपूर्ति कम है। यानी मैं मार्कर खरीदने जाऊं तो दुकानदार कहे भाई मेरे पास नहीं है, मैं दूसरे के पास गई उसके पास भी नहीं है, तीसरे के पास गई उसके पास भी नहीं है। यानी क्या हुआ, मार्कर की जो बाज़ार में जो मार्कर है उसकी कमी हो गई है। तो उसकी कमी होने से मेरे जैसे और भी जाएंगे, तो क्या होगा, जब किसी वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है तो क्या होता है, मांग बढ़ती है। ठीक है, मेरे जैसे और भी जाएंगे ना, वो भी कहेंगे भाई दो दो दो, जब तक नहीं मिलेगा तब तक चक्कर काटते रहेंगे। तो जब भी कोई वस्तु है उसकी आपूर्ति कम होगी ना तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगी तो उस वस्तु के मूल्य स्तर में, सिंपल सी बात समझना, मांग बढ़ रही है यानी लेने वाले 100 हैं और एक ही दुकानदार है जिसके पास मार्कर है, उसके पास 50 मार्कर है, लगा लो 50 मार्कर है, एक ही दुकानदार है वो। तो फिर क्या करेगा वो, जहां नॉर्मल मार्कर हमें 20 रुपये का मिल रहा था या 30 रुपये का मिल रहा था, वो मान लो 50 रुपये का एक मार्कर बेच रहा है। ठीक है, लेना तो लो भाई। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका लगा लो, कोरोना काल में हुआ था भाई, आपके मास्क कितने महंगे महंगे मिले थे, जबकि मास्क कितने सस्ते होते हैं, इतने महंगे महंगे मास्क मिले थे, सैनिटाइजर वगैरह। तो क्या हो गया था उस वक्त क्या हुआ था भाई, वस्तु की आपूर्ति यानी सैनिटाइजर और जो मास्क थे इनकी आपूर्ति कम हो रही थी, मांग बढ़ रही थी, हर कोई इन्हें खरीद रहा था, लोग अपने घरों में भर रहे थे, और मांग बढ़ने से क्या हुआ, इसके रेट में दुकानदारों ने क्या किया था, रेट में वृद्धि कर दी थी। ठीक है, और जो रेट में वृद्धि कर दी यानी हम ज़्यादा पैसे देकर उस चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं, तो हमारी मुद्रा क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है ना। तो उस वक्त हम मुद्रा की जो मूल्य की बात करें, हमारी करेंसी की जो वैल्यू करें, हम घटा रहे हैं, हम पैसे को अहमियत ना देकर उस वस्तु को अहमियत देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी मूल्य जो मुद्रा होती है, मुद्रा का स्तर जो होता है, उसका लेवल जो होता है वो गिरता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं मुद्रा स्फीति। अगर भाषा में समझाऊँ, एक वस्तु की डेफिनेशन की बात करें, एक वस्तु की आपूर्ति कम होने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मांग बढ़ जाती है
फिर उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। फिर मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। हम ज़्यादा पैसे भी देकर उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो जो हमारा पैसा है वो ज़्यादा गया ना, यानी उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। और जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो किसी भी चीज़ की वजह से तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। इससे भाई क्या आती है? मुद्रास्फीति से हमेशा महंगाई आती है। सिंपल सी बात है, 30 रुपये का मार्कर था, 25 रुपये का मार्कर था, 50 में मिल रहा है, तो क्या आ गई? महंगाई तो आ गई, महंगा हो गया ना। तो मुद्रास्फीति से हमेशा क्या आती है? महंगाई आती है। सेकंड भाषा में क्या कहें तो वैल्यू का कम हो जाना, पैसे की वैल्यू का कम हो जाना ही आपकी मुद्रास्फीति है, और महंगाई का होना भी मुद्रास्फीति है। समझ गए हो ना? मुद्रास्फीति आपकी मनी इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है। एक वस्तु है, उसके बाज़ार में जो सप्लाई है वो कम हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड में क्या होगा? उस वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा, फिर भी लोग उसे खरीदेंगे, यानी ज़्यादा पैसे देकर खरीदेंगे। इससे क्या होगा? मुद्रा का मूल्य घटेगा, मुद्रा का जो वैल्यू है उसकी कम होगी, और उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। और वस्तु आपकी कैसी होगी? महंगी, यानी बाज़ार में इससे क्या आएगी? महंगाई। ठीक है, तो आपका जो बात करें रुपये की कीमत गिरने से, रुपये की कीमत गिरने से यानी मुद्रा की कीमत गिरेगी तो रुपया भी तो गिरेगा। रुपये की जो कीमत कहें हम, रुपये की कीमत गिरने से हमेशा आपकी क्या होती है भाई? रुपये की कीमत गिरने से डॉलर ऊंचा उठता है। कभी मार्केट देखते हो, हमारा रुपया जितना कमज़ोर पड़ता है उतना ही डॉलर मजबूत होता है। ठीक है, तो रुपये की कीमत गिरने से जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ती है या वो मजबूत होता है। मुद्रास्फीति भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो मांग जनित, एक लागत या उत्पादन जनित। 2 तरह की होती है मुद्रास्फीति, 2 प्रकार होते हैं मुद्रास्फीति के। एक तो होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। एक होती है आपकी लागत या उत्पादन, लागत या उत्पादन जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत या उत्पादन जनित मुद्रास्फीति। अब इसमें क्या होता है देखो, पूर्ति के मुकाबले में जो वस्तु है, वस्तु की पूर्ति हो रही है भाई बाजार में, मार्केट में, उस पूर्ति के मुकाबले में जब वस्तु की मांग बढ़ जाए और भी ज़्यादा बढ़ जाए, एक वस्तु है उसकी आपूर्ति तो होने लग रही है लगातार बाजार में, फिर भी उसकी मांग यानी उसको खरीदने वाले बढ़ते जाएं, उसकी मांग बढ़ती जाए, तो वो कौन सी होगी? आपकी मांग जनित मुद्रास्फीति। उसकी मांग बढ़ रही है यानी दुकानदार क्या उसको महंगा बेचेगा कि भाई इसके तो ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं ना इस चीज़ के, मेरे पास इसकी सप्लाई भी हो रही है, पर सारे बिक जाते हैं, स्टॉक बचता ही नहीं है, फिर और ग्राहक आते हैं वो खाली जाते हैं, तो वो क्या कर देगा? महंगा कर देता है उस वस्तु को। तो आपकी मांग जनित मुद्रास्फीति होती है इस तरह की। भारत में जो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है ना, भारत में बात करें मुद्रास्फीति का मुख्य कारण आपका मांग ही है। भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण, मेन जो कारण है मुद्रास्फीति का भारत में क्या है भाई? मांग है। ठीक है, मांग है, किसी भी चीज़ की मांग है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मांग है। मुद्रास्फीति से क्या होता है? मुद्रास्फीति से आपकी जो टैक्स रेट होती है ना, जो आयकर दर, उसमें वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से जो टैक्स रेट होती है, टैक्स रेट में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वो चीज़ जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस पर जो टैक्स है गवर्नमेंट वो भी बढ़ा देती है। अब सुनिए, लागत या उत्पादन जनित मुद्रास्फीति ये क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है, बाजार में उसकी आपूर्ति ज़्यादा, बाजार में ज़्यादा डिमांड हो रही है कोई वस्तु की, तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा तभी तो वो बाजार में ज़्यादा जाएगी। उत्पादन ज़्यादा, लागत ज़्यादा। अब उस पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो लागत भी तो बढ़ेगी। जब उत्पादन और लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जब या तो एकदम से ज़्यादा उत्पादन आ जाए कि भाई मेरे को तो 1 लाख मार्कर चाहिए, एक कंपनी के पास आ गया, वो ऐसी कंपनी जो आपकी
एक महीने में 1 लाख मार्कर बनाती थी, अब उसके पास ऑर्डर आ जाए कि तुझे 2 दिन में 1 लाख मार्कर बनाने हैं, तो उस वक्त उसको क्या चाहिएंगी, चीज़ें भी तो चाहिएंगी ना। मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक, शाइन, दुनिया भर की चीज़ें चाहिएंगी। वो उन्हें खरीदने जाएगा, मान लो वह उसे महंगे मिले, तो सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है। इसी वजह से जब उत्पादन या लागत ज़्यादा होती है या उत्पादन या लागत में वृद्धि हो जाए तो उसे आपकी लागत या उत्पादन जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित, जब वस्तु की मांग ज़्यादा हो तो मांग जनित मुद्रास्फीति, जब वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसमें पैसा ज़्यादा लगे, तो वो होगी आपकी उत्पादन या लागत जनित मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति का मापा कैसे जाता है, तो ये 2 टाइप थे आपके, दोनों के दोनों आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है भारत में जो मुद्रास्फीति है भाई, उसे मापा कैसे जाता है, मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है भारत में। मुद्रास्फीति की जो बात करें, ठीक है, यानी महंगाई, मुद्रास्फीति से क्या आती है, महंगाई। तो भारत में इसे कैसे मापा जाता है, हम ये पढ़ रहे हैं। एक तो 676 वस्तुएं सूचांक हैं जो इसमें शामिल की गई हैं, 676 वस्तु सूचांक जो इसमें शामिल की गए हैं इसके मापन में। दूसरा एक होती है WPI, ये जो WPI है ये इसको मापने का साधन है। WPI से इसका मापन किया जाता है मुद्रास्फीति का। नेक्स्ट अगर बात करें, जो आपका आधार वर्ष है, हमारा आधार वर्ष 2011 और 12, जो आधार वर्ष है 2011 और 12 था, ठीक है, इसको आधार मानकर किया जाता है मुद्रास्फीति का मापन। तो जो सूचांक है इसका संकलन होगा उद्योग मंत्रालय होते हैं हमारे, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मंत्रालय होते हैं, उनके जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है उसके द्वारा होता है मुद्रास्फीति का मापन। जो हमारे उद्योग मंत्रालय होते हैं, उद्योग मंत्रालय में हमारे जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है मुद्रास्फीति का मापन भारत में। ठीक है, तो ये थे आपकी भारत में मुद्रास्फीति का मापन WPI से मापन किया जाता है। 676 वस्तु सूचांक होते हैं, उसमें आधार वर्ष इसको मानकर किया जाता है, और उद्योग मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उनसे मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि भारत में मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हैं, क्यों है भारत में मुद्रास्फीति भारत में मुद्रास्फीति के कारण। एक तो आपने अभी पढ़ा कि भाई मांग के कारण, मांग जनित कारण, क्यों लोगों में किसी वस्तु को लेकर इतनी मांग हो जाती है जिसके कारण आपकी मुद्रास्फीति आती है, महंगाई आती है। मांग जनित कारण क्यों भाई, एक तो जब कभी लोगों की जो इनकम है उसमें ज़्यादा वृद्धि हो जाए, लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, पैसा तो लगाएंगे ही ना। एक व्यक्ति है जो 10,000 महीने में कमाता है, एक है जो 1 लाख कमाता है। 10,000 वाला भी अपना गुजारा करेगा, 1 लाख वाला भी करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यानी कैसे भाई, जो 10,000 है वो लिमिट में चीज़ें खरीदेगा, लिमिट में सब कुछ करेगा। 1 लाख वाला खुल्लम खुल्ला करेगा, वो हद से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। जब हद से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा तो मुद्रा के मूल्य में तो गिरावट आएगी ना, तो इससे क्या होगी, मुद्रास्फीति आएगी, महंगाई आएगी, समझ रहे हो ना। तो जब लोगों की आय में वृद्धि होगी ज़्यादा तो मुद्रास्फीति आएगी। लोगों की आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति आएगी। नेक्स्ट बात करें सरकारी खर्चा, जो सरकारी खर्चा था या फिर सरकारी जो व्यय है उसमें वृद्धि होने पर, सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर, जब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो आपकी मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, ठीक है, महंगाई भी बढ़ेगी। तीसरा है जो बैंक है, बैंक हमें क्या देते हैं, लोन देते हैं। अगर बैंक लोगों को अधिक ऋण देगा तो भी आपकी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। बैंकों द्वारा लोगों को जब अधिक ऋण दिया जाएगा, लोगों को जब अधिक ऋण, ये कैसे बढ़ेगी भाई, इससे सिंपल सी बात है, एक आदमी के पास पैसा नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है, फिर उसने ऋण ले लिया, ठीक है, ऋण ले लिया, बैंक से उधार ले लिया पैसे, ब्याज तो वो भरेगा ही, पर उसने जो पैसे उधार लिए यानी उसके पास पैसे हो गए,
होते हैं ना, सेकी बन जाती है, भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, आगे जाके वो उस पैसे को फिर खर्च करेगा। जब तक उसके पास पैसे नहीं थे, जब तक वो क्या खर्च करता, बट उसके पास पैसा आते ही वो उसको खर्च करेगा। तो फिर क्या होगा, जितना खर्च करेगा मुद्रा का मूल्य घटेगा, आपकी मुद्रास्फीति आएगी। तो बैंकों द्वारा लोगों को जब अधिक ऋण दिया जाए, लिमिट में हो सब कुछ तो ठीक है। नेक्स्ट, बैंकों द्वारा ब्याज कम करने से, बैंकों द्वारा जब ब्याज कम किया जाए, ये कैसे होगा भाई, सिंपल सी बात है, जब बैंक अपनी ब्याज दर कम कर देगा तो अधिक से अधिक लोग अट्रैक्ट होंगे कि हम भी लोन ले लें, हम भी लोन ले लें। क्या ब्याज है, 1% है, 50.50 है। तो उसमें क्या होता है, अधिक से अधिक लोग लोन लेने की सोचते हैं, और जितने लोग लोन दे लेंगे फिर बैंक उनको लोन देगा, फिर एंड में क्या होगा, वे सारे लोग पैसे खर्च करेंगे, तो वही आपकी मुद्रास्फीति आएगी। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी दर को कम कर देने से, गवर्नमेंट द्वारा जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष जो कर है, अगर उसकी दर कम कर दे गवर्नमेंट, तब भी आपका देखो दर कम, यानी जनता को पैसा कम भरना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, दरें कम हो गई ना। इससे क्या होगा, जनता के पास खर्चने के लिए पैसा काफ़ी होगा, वो पैसा खर्चेंगे, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी। ठीक है, तो ये थे आपके मेजर कारण, कौन कौन से, ये थे आपके मेजर कारण मुद्रास्फीति के। ठीक है, यानी महंगाई के या मुद्रा के मूल्य में, यानी करेंसी के जो लेवल है उसमें गिरावट में। तो ये था आपका मुद्रास्फीति के कारण। नेक्स्ट आते हैं, ये हमें पढ़े मांग जनित कारण। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लागत प्रेरित या पूर्ति की कमी के कारण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं कारण। मांग जनित कारण तो आपने समझ लिए। अब नेक्स्ट है हमारा लागत प्रेरित। लागत प्रेरित यानी जो हमारी लागत में लगा है या फिर पूर्ति की कमी से जो मुद्रास्फीति होती है उसके कारण पढ़ेंगे हम। सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है। आपूर्ति संकट जब होता है, यानी चीज़ें हमें वस्तुएं बाजार में नहीं मिलती, खाद्यान्न लगा लो, जैसे कोई खाने की चीज़ है उसकी पूर्ति ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयात करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। कई बार कोई संकट आ जाता है, यानी प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, तो भी हमें चीज़ें नहीं मिलती, तो उस वक्त भी जो आपूर्ति संकट होता है, और आपूर्ति संकट में लोग क्या कहते हैं, बस हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। मान लो चारों तरफ बाढ़ आई हुई है भाई, लोगों के पास पैसा तो है जेबों में, पर है ही नहीं, जब चारों ओर खरीदेंगे कहाँ से, सब कुछ तबाह हो जाए, तब उस वक्त लोग क्या सोचते हैं, सारा पैसा ले लो, बस हमें खाने के लिए दे दो। तो उस वक्त तो यही सोचते हैं ना। तो ये आपूर्ति संकट के टाइम पर जो आपकी आती है मुद्रास्फीति, यानी जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, तो उसे कहते हैं लागत प्रेरित या पूर्ति की कमी से उत्पन्न मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, हम कोई चीज़ है हमारे देश में वो कम है, ठीक है, कोई वस्तु है कम उत्पादित हुई है, हमने उस भारतीय गवर्नमेंट उसका फिर क्या करेगी, आयात करेगी, अन्य देशों से उसको खरीदेगी। आयात में फिर मान लो हमें बाहर से भी वो चीज़ ना मिले, तो आयात में क्या होगी, कमी हो गई। आयात में कमी होने से घरेलू बाजार में भी वस्तु की क्या बढ़ेगी, कीमत। देखो, आयात, हमने कोई चीज़ खरीदी, हमें बाहर से नहीं मिली, यानी आयात में कमी हुई। आयात में कमी होने से जब हम कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। जैसे भारतीय सरकार किसी अन्य देश से कुछ खरीदे तो उसे आयात कहते हैं, और कुछ बेचेगी जब भारत सरकार तो उसे निर्यात कहते हैं। तो आयात की कमी से जब कोई वस्तु की आपूर्ति नहीं होती, कोई वस्तु है उसकी क्या नहीं हो, आपूर्ति नहीं होती, तब बाजार में क्या होगा भाई, उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी। उस वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी, तो आपकी क्या होगी, फिर वो लागत प्रेरित या पूर्ति की कमी के कारण मुद्रास्फीति। ठीक है, समझ गए ना। तो मांग जनित और दूसरा है आपका लागत प्रेरित। अब तीसरा आता है, आखिरी और तीसरा, वैश्विक कारण। वैश्विक कारण कौन कौन से होते हैं, तीसरा वैश्विक कारण, जो कि पूरे वर्ल्ड में से रिलेटेड होते हैं। वैश्विक कारण इसमें कौन कौन से आते हैं, सिंपल है, जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल है, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए ज़्यादा ही, देखो लोग कच्चा तेल तो खरीदना ही पड़ेगा ना,
क्योंकि पेट्रोल डीजल फिर उसी से तो बनते हैं, कच्चे तेल से ही, तो कच्चा तेल तो खरीदना ही पड़ेगा। कच्चे तेल में वृद्धि यानी पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि, और ये तो बेसिक चीज़ है, लोग तो इन्हें खरीद लेंगे ही। पेट्रोल डीजल के बिना वो अपने व्हीकल कैसे चलाएंगे, और फिर व्हीकल तो चलने ही हैं, तो इसी वजह से वो चाहे कितने महंगे हो जाए लोग फिर भी खरीदते हैं, यानी हमारा पैसा है उसका जो लेवल है वो गिर जाता है, वो हमें ज़्यादा देना पड़ता है। तो कच्चे तेल में वृद्धि, अगर कच्चे तेल में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति में भी आपका ये भी उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, जिस देश में हम जो वस्तुएं हैं आयात कर रहे हैं, किसी देश से हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, यदि उसमें मंदी आ जाए, उस देश में यदि उस देश में मंदी आ जाए तो हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई, हम किसी देश से कोई चीज़ लगातार खरीदते आ रहे हैं, उस देश में मंदी आ जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो वो प्रोडक्शन लगभग आधा कर देते हैं। वो प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही करेंगे जितना उन देश में लगे, उसके पास पैसा नहीं है ना बनाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे देश में भी उस वस्तु की क्या होगी, कमी हो जाएगी, और फिर जब कमी होगी हमारे देश में तो बाज़ार में उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और फिर आपकी होगी वैश्विक कारण द्वारा मुद्रास्फीति। ठीक है, जब आयात की वस्तु है, कोई आयात की वस्तु है, जब हम अन्य देश से आयात करते हैं और उस देश में आपकी आ गई मंदी, उस देश में आ गई मंदी, तो फिर उस देश ने कर दिया भाई उत्पादन बंद। उत्पादन बंद यानी हमें वो वस्तु नहीं मिली, हमें वो वस्तु नहीं मिली, तो फिर हमारे बाज़ारों में क्या होगा, मार्केट में उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ेगी। उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो जो मूल्य है, हमारा मुद्रा का मूल्य है, वो क्या होगा, घटेगा, और आपकी मुद्रास्फीति आएगी। तो ये थे मुद्रास्फीति के कारण, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित या पूर्ति की कमी से मुद्रास्फीति, या वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आता है हमारा मुद्रास्फीति का प्रभाव। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, लाभ वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, लाभ और हानि दोनों ही होती है इससे भाई। तो लाभ भी होता है कुछ लोगों को मुद्रास्फीति से, जिसका माल बिक रहा है उसको लाभ हो रहा है, और जिसको खरीदना पड़ रहा है महंगाई में उसको हानि होती है। तो लाभ किन्हें किन्हें होता है, तो जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, यानी जो वस्तुओं को बेचते हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उन्हें क्या होता है, लाभ होता है। जैसे ऋणी लोग उस वक्त लाभ में रहेंगे, वो क्या करेंगे, उस वस्तु को लौटा देंगे, ठीक है, वो क्योंकि वो कम मूल्य वाली मुद्रा को लौटा देंगे और अपना ऋण चुका देंगे। जो आपके किसान हैं, जो आपके उत्पादक हैं, जो आपके व्यापारी वर्ग हैं, वो इसमें लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका तो सारा सामान बिक रहा है ना, और ऊंचे दाम पर बिक रहा है, पहले से ज़्यादा कीमत पे बिक रहा है, तो उन्हें फ़ायदा होता है। किसे फ़ायदा होता है, कृषक को, यानी किसान की कोई पैदावार है वो ज़्यादा बिक रही है, उत्पादक को जो कुछ भी बनाता है, व्यापारी वर्ग को जो वस्तुओं को बेचता है, ठीक है, इन सबको फ़ायदा होता है इससे, किससे, मुद्रास्फीति से। दूसरी बात करते हैं तो इससे हमारा आयात भी बढ़ता है भाई मुद्रास्फीति से। जब वस्तुओं की हमारे देश में सप्लाई कम होगी तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है ना, फिर तो हमारे देश को क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, हमारा पैसा फिर बाहर भी लगता है। नेक्स्ट, हानि किसे किसे होती है, ऋणदाता को, जिसने ऋण दिया है ना उस व्यक्ति को, तो उसे हानि होती है भाई, ठीक है, ऋणदाता को इससे हानि होती है। उपभोक्ता को भी इससे हानि होती है। उपभोक्ता यानी जो उस वस्तु को खरीदता है, जिसे वो वस्तु चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे ये मार्कर चाहिए, चाहे 50 में मिले पर मुझे चाहिए, तो यानी किसे, उपभोक्ता को, जो वस्तु खरीदेगा, ठीक है, और उसका खुद उपयोग करेगा, बेचने के लिए नहीं आगे। अगर आगे बेचेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो उसे और ऊंचे दाम पर बेचेगा, बट वो खुद यूज करेगा तो उसे हानि है। और जिसके पास सरकारी बांड यानी जीवन बीमा से रिलेटेड जो हैं, सरकारी ब्रांड है जिसके पास, यानी जीवन बीमा से लिमिटेड जो आपकी गवर्नमेंट है पॉलिसीज, उनको हानि होगी। जो सार्वजनिक बचत है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने में फिर गवर्नमेंट आयात भी तो करती है ना बाहर से, तो आपका निर्यात घटने लगता है, इससे बाहर चीज़ें कम जाने लग जाती है, सारी हमारे देश में खपत होनी शुरू हो जाती है सारी चीज़ों की। तो ये हानि होती है, ये लाभ होते हैं मुद्रास्फीति से, ठीक है। इसको रोका कैसे जाए मुद्रास्फीति को, कि कैसे इसको स्टॉप करें, कैसे इसको रोकें ताकि हमारे देश में मुद्रास्फीति ना हो। तो इसको रोकने के उपाय, अगर बात करें रोकने के, इसके उपाय क्या होंगे, मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, तो भाई इसको रोकने के क्या उपाय होंगे। एक तो आरबीआई, जो आरबीआई है वो अगर आरबीआई अगर
संकुचित मुद्रा, संकुचित मौद्रिक प्रणाली अपनाए। इसमें क्या भाई, कम से कम नोट छापे, कम से कम नोट छापे। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो वस्तु खरीदेंगे कैसे ऊंचे दाम पर? फिर तो वो वेट करेंगे ना कि जब ये वस्तु सस्ती होगी हम तो तभी लेंगे। ठीक है, तो यानी क्या, संकुचित यानी कम, संकुचित मौद्रिक प्रणाली अपनाकर, यानी कम से कम नोट छापकर। आरबीआई अगर कम से कम नोट छापेगा तो बाजार में उतने ही जो हमारी मुद्रा है वो कम आएगी, और लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो लोग उस चीज़ को खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा सार्वजनिक जो खर्चा है उसमें कमी कर दे। दूसरा क्या है, जो सार्वजनिक खर्चा है, सार्वजनिक जो खर्चा है, जो सार्वजनिक व्यय है उसमें कमी कर दे, तो कमी करे। ठीक है, जो सार्वजनिक खर्चा उसमें कमी करे ताकि हमारी महंगाई ना बढ़े। महंगाई बढ़ेगी तो फिर आपकी ब्याज दर बढ़ेगी। ठीक है ना, ब्याज दर बढ़ेगी तो फिर आपका फिर से मुद्रास्फीति आएगी। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था से बचना। जो हमारा घाटा होता है, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, इन घाटों से बचना। अगर ये घाटे होते रहे, ये घाटों से नहीं बचे तो फिर हम आरबीआई पर कभी ना कभी तो जोर डालेंगे ना कि नोट छापें। जितने नोट छापेगा हम अपने घाटा भी तो पूरा करना होता है, तो फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। नोट ज़्यादा छपेंगे तो फिर वही मुद्रास्फीति आएगी, महंगाई आएगी। तो घाटे जो होते हैं, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, इन सभी घाटों को क्या करें, इनकी एक व्यवस्था बनाए रखें ताकि घाटे कम से कम हो। वस्तुओं की आपूर्ति को संतुलित करना, वस्तुओं की जो आपूर्ति है उसको संतुलन में रखना, उसको संतुलित करना। जब वस्तुओं की आपूर्ति संतुलित रहेगी तो अपने आप भाई क्या होगा, एक वस्तु है उसकी हमें लगातार सप्लाई मिल रही है तो दुकानदार उसके रेट बढ़ाएगा क्यों, और उसकी क्योंकि डिमांड भी फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जब सप्लाई एक साथ हो रही है तो उसकी डिमांड भी इकट्ठी नहीं होगी ना, आएंगे व्यक्ति खरीदेंगे और चले जाएंगे, और दुकानदार भी फिर उसके प्राइस नहीं बढ़ा सकता। तो वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो हमेशा होती रहे या संतुलित बनाए रखे। नेक्स्ट है आपका कालाबाजारी पर रोक लगे। कालाबाजारी पर रोक। कालाबाजारी हुई थी ना, अब सैनिटाइज़र, मास्क, कालाबाजारी में तो चले थे ये, जब लोगों को इतने महंगे महंगे मास्क दिए गए थे। 100 रुपये का भी एक मास्क बिका था स्टार्टिंग में ड्यू टू कोरोना। तो इसी वजह से तो इस तरह की जो कालाबाजारी है उस पर भी रोक लगाई जाए। तो ये थी आपकी मुद्रास्फीति। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में करवाया है। इससे इजी ढंग से तो मैं करवा भी नहीं सकती थी भाई। तो जो मुद्रास्फीति थी ये थी आपकी। याद रखना बस, मुद्रास्फीति से हमारे पैसे की वैल्यू घट जाती है, हम ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पैसे की कमी हो जाती है हमारे पास, यानी उसका जो लेवल है वो गिर जाता है, महंगाई बढ़ जाती है इससे, मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो ये था आपका मुद्रास्फीति के टाइप, क्या होती है मुद्रास्फीति, उसके अलावा इसको कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आरबीआई को क्या करना चाहिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा इसमें इसी के साथ ही पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। वो था मुद्रास्फीति, ये है अस्फीति यानी उसका उल्टा। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं आपका करेंसी डिफ्लेशन। करेंसी डिफ्लेशन, वो इन्फ्लेशन थी, ये डिफ्लेशन है। इसमें क्या होता है, ये आपकी मुद्रास्फीति के विपरीत है। जो हमने अभी अभी मुद्रास्फीति पढ़ी है उसके क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मुद्रास्फीति की बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है, याद रखना। कैसे भाई, मुद्रास्फीति में हमारा क्या था कि भाई वस्तु है, वस्तु की जो सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे पैसे की वैल्यू गिर जाती है, फिर आपकी महंगाई बढ़ती है, यानी वो वस्तु महंगी हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें है ना उस वस्तु की कीमत में गिरावट हो जाती है। कोई भी वस्तु है या कोई भी सेवा है, उसकी जो कीमत है उसमें ज़्यादा तेज़ी से गिरावट हो जाती है, तो तब जो होगी उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। यानी देखो, जब कोई वस्तु है उसकी कीमत में या फिर उसके मूल्य में, जब वस्तु की कीमत में या उसके मूल्य में हद से ज़्यादा गिरावट हो जाए, यानी ये नॉर्मली रेट इस मार्कर का 30-40 होगा, ये आपको मिल जाए 5-5 रुपये में, यानी हद से ज़्यादा गिरावट हो गई ना। तो जब ऐसे हद से ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति।
अस्फीति, मुद्रा अस्फीति, या इसे संकुचन मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। संकुचन मुद्रा, क्योंकि हमें जब उस वस्तु के मूल्य में गिरावट होगी तो हमें कम पैसा देना पड़ा ना, यानी संकुचन। मुद्रा का क्या हुआ? संकुचन, बच गई मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा का क्या होता है? संकुचन होता है, तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रा अस्फीति। मुद्रा संकुचन के कारण क्या होता है फिर? जो हमारी मौद्रिक आय है, जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी पैसा है, उसकी जो आय है या और जो हमारी वास्तविक आय है, दोनों में असंतुलन हो जाता है। जो हमारे पैसा है उसकी, जो हमारा पैसा उसकी मात्रा में तो कमी होती है, और जिसके कारण मूल्य भी नीचे गिरने लगते हैं। देखो इसके कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण हमारी जो मौद्रिक आय, जो हमारी मौद्रिक आय और दूसरी है वास्तविक आय, इन दोनों में क्या हो जाता है? फिर असंतुलन हो जाता है। इन दोनों में क्या होता है? असंतुलन हो जाता है। और जब आपकी पैसे की मात्रा में, जब आपकी ये जो मौद्रिक मीन्स पैसे की मात्रा में फिर कमी आने लगती है, क्योंकि हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदने की सोचते हैं, वो सस्ती हो गई कि 4-5 उठा ले, तो हमारी पैसे की मात्रा में फिर क्या आ जाती है? कमी आने लग जाती है, मात्रा में कमी। देखो पैसे की वैल्यू नहीं घटती, बट उसकी मात्रा, यानी हमारे पास पैसे की मात्रा कम होने लगती है, तब इसके कारण मूल्य भी नीचे गिरने लग जाता है। ज़्यादा खरीद ली तो उसका वस्तु का जो मूल्य है वो भी नीचे गिरने लग जाता है। तो इसे कहते हैं मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति या मुद्रा अवपात। मुद्रा अवपात, मुद्रा अवपात यानी आपका जो महंगाई के साथ साथ इसमें क्या होती है? बेरोजगारी भी बढ़ती है। मुद्रा अवपात में क्या होता है? महंगाई के साथ साथ क्या होता है? इसमें बेरोजगारी भी बढ़ती है। ठीक है, देखो आप ध्यान रखना, आपकी मुद्रास्फीति महंगाई लाती है, मुद्रा अस्फीति में आपका थोड़ी बहुत मंदी आती है। जैसे एक तरफ लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं रहती और दूसरी तरफ कंपनी माल को हद से ज़्यादा सस्ता भी नहीं कर सकती। ठीक है, इससे कंपनी या तो बंद होगी, मुद्रा अस्फीति में नेक्स्ट हमारा आता है मंदी। अब मंदी समझो, मंदी क्या होती है? जब मंदी आती है तब भी बहुत बुरा होता है। एक तरफ तो लोगों के पास कोई उस वस्तु को खरीदने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, और दूसरी तरफ जो कंपनी है उस वस्तु को हद से ज़्यादा सस्ता नहीं कर सकती। इतना तो सस्ता नहीं कर सकती ना भाई कि उसके जो उत्पादन है, जो उस पर लागत आई है वो भी पूरी ना हो। ठीक है, तो एक तरफ कोई वस्तु है जिसमें जिस वस्तु को खरीदने की लोगों के पास क्षमता नहीं होती, और दूसरी तरफ कंपनी भी उस वस्तु को हद से ज़्यादा सस्ता नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होगा? इससे या तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, जब उसका माल ही नहीं बिकेगा तो वो आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, तो या तो कंपनी बंद होगी, या फिर कंपनी क्या करेगी? कुछ लोगों को जो उसने नौकरी पर लगाए हैं, कुछ लोगों को उनमें से नौकरी से निकाल देगी। ठीक है, नौकरी से निकाल देगी, और जब नौकरी से निकालेगी तो क्या होगी? दोनों ही सूरतों में बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, दोनों ही सूरतों में बेरोजगारी, कंपनी बंद होगी जब भी बेरोजगार होंगे लोग, और कुछ लोगों को नौकरी से निकालेगी तब भी आपके कुछ लोग तो बेरोजगार होंगे। कुछ बेरोजगार होंगे यानी आपकी एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनके बच्चे भी फिर कैसे जाएंगे स्कूल, तो एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात अगर हम बात करें मंदी, तो मंदी भी हमारी जो इकोनॉमिक्स हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मंदी भी अच्छी नहीं है, और महंगाई तो अपने आप में ही अच्छी नहीं है। तो मंदी भी ना आए और महंगाई भी ना आए, संतुलन बना रहे। और ये संतुलन बनेगा अपना जब आपकी CRR, SLR, बैंक रेपो रेट, ये चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, मंदी से लड़ना है तो CRR जो SLR है इन्हें कम करना होगा, बैंक रेट को कम करना होगा। दोनों में अपोजिट है, ये अभी चैप्टर में, अगले चैप्टर में कराऊंगी आपको। बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, सारी चीज़ें कराएंगे। तो CRR, SLR बढ़ेगा जब आपका बैंक बढ़ेगा, बैंक की रेपो रेट बढ़ेगी, तभी आपकी महंगाई से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। उसके अलावा CRR
CRR SLR ये आपके घटेंगे, रेपो रेट घटेगी, तब आपकी मंदी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यानी सस्ते दर पर आपको ब्याज मिलेंगे जब, तभी तो मंदी से लड़ोगे। और जब आपके लोन महंगे होंगे तभी तो आप मुद्रास्फीति से लड़ोगे। पैसा ही नहीं होगा तो वस्तु कहाँ से खरीदोगे ज़्यादा। तो ये था आपका चैप्टर मुद्रा। मुद्रा से इम्पोर्टेंट है मुद्रा जो आपकी स्फीति है और अस्फीति है, ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। आपके जो 1 रुपये के सिक्के हो, नोट हो, तो जो भी आज की क्लास में ये वीडियो में कराया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पुट होते हैं। सीधा पूछता है आपसे मुद्रा अस्फीति के कारण देश में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो अस्फीति के कारण मंदी आती है और आपकी मुद्रास्फीति के कारण महंगाई आती है। तो सीधा सीधा भी क्वेश्चन पुट करता है ये एग्जामिनर। या इसके कारण क्या क्या हैं, 4 में डाल देगा आपको कि भाई मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हैं। मांग जनित है, लागत जनित है, उत्पादन जनित है, वैश्विक कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये तीनों के तीनों कारण हैं। इनमें डीपली भी मैंने आपको करा दिया है और मुद्रा अस्फीति के भी आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हमारी ये जो वीडियो है, ये टॉपिक है, कंप्लीट होता है मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, टाइप ऑफ करेंसी और करेंसी मुद्रा, कहाँ कहाँ छापे जाते हैं नोट वो भी लिखवा दिए 6, प्रिंटिंग प्रेस है, और कहाँ पर आपके सिक्के बनते हैं वो भी कम्प्लीटली हो चुका है 4। और ये तो आप उंगलियों पर रख लेना, 1 रुपये का नोट आपका वित्त मंत्रालय या भारत सरकार जारी करती है, और 1 रुपये के नोट पर आपके जो साइन होंगे या सिक्का जो भी है उस पर साइन होंगे वित्त सचिव के होंगे। 1 रुपये से ज़्यादा की मुद्रा जो होती है उसे आपका कौन जारी करता है, 1 रुपये से ज़्यादा की मुद्रा RBI द्वारा जारी की जाती है और उस पर साइन होते हैं RBI के गवर्नर के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर ये टॉपिक। अगली क्लास में मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। ओके जी। प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को, शेयर कर देना, और ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इन फ्यूचर ऐसी ही वीडियो आपको लेने के लिए, ठीक है। और ये वीडियो आप